हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज का यह मेरा वीडियो जो बच्चे उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि उर्दू अनुवादक में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें उर्दू से आपका हिंदी होता है या फिर हिंदी से उर्दू पूछ लिया जाता है, बीच में कुछ मुतरादिफ पूछ लिए जाते हैं, मुहावरे पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह इन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक छोटा सा सीरीज़ तैयार किया हूँ आप लोगों के लिए। और अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, ताकि मैं इसी तरह और भी सीरीज़ बनाऊँ, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस काम आएँ। तो चलिए बातें करते रहेंगे, देखते हैं। सवाल नंबर एक में कहता है, दफ्तर को उर्दू में क्या कहते हैं। आपको बताना है कि दफ्तर को उर्दू में क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके हैं, दफ्तर को ऑफिस, और 2 में घर, और 3 में कारखाना, दाल में दफ्तर। तो दोस्तों, मैंने इस सवाल को इसलिए लिया, इसमें एक काबिल गौर बात है। पहले तो आपका जहन जाएगा कि यहाँ पे भी दफ्तर दिए हुए और यहाँ पे भी दफ्तर दिए हुए हैं, तो आंसर ये होना चाहिए। लेकिन फिर आपका जहन थोड़ा सा मुंतशिर होगा कि ये तो सवाल गलत है। तो हाँ, ये सवाल गलत नहीं है, बल्कि इस तरह की क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो जिस लफ्ज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है उसी लफ्ज़ को उठा के आपको आंसर में दे दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है। एक आपको आइडिया देने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पे दफ्तर को उर्दू में दफ्तर ही कहते हैं, तो ये आपका जो 4 है ये एकदम एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। और जो बच्चे बाद में इसे देखेंगे ऑफलाइन, तो वो ज़रूर क्वेश्चन को देखने के बाद वीडियो को स्टॉप करके अपना आंसर और टिक करें। गोया कि एक तरह का वो प्रैक्टिस सेट मान सकते हैं, और लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि वो अपने प्रैक्टिस सेट के बेस पे कितना सही किए हैं और यह सीरीज़ उनको कैसी लग रही है, ताकि फिर इसी बेस पे और भी अच्छी वीडियोस लाई जा सकें, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को शामिल किया जाए, तमाम आइडियाज़ को दाखिल किया जाए, जिससे आपका पेपर अच्छा हो सके। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2। वृक्ष को उर्दू में क्या कहते हैं। सवाल नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है कि वृक्ष को उर्दू में क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस 1 में है इमारत, और 2 में है मैदान, और 3 में है दरख्त, और 4 में है इदारा। दोस्तों, तो पहले तो आपको अव्वलन समझना है, चूँकि यहाँ पे एक वृक्ष दिया है। जो बच्चे वृक्ष का माना नहीं जानते होंगे उनके लिए दुश्वारी होगी, उनको यहाँ पे सीखना चाहिए और ये सवाल को याद कर लेना चाहिए। वृक्ष को उर्दू में क्या कहते हैं, एकदम सिंपल है। वृक्ष को पेड़ कहते हैं, तो पेड़ का लफ्ज़ है नहीं, तो ये दरख्त पेड़ के माने में होता है। तो ये इसका 3 जो है ये एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो इसका है बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है, संशोधन को उर्दू में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उर्दू अनुवादक में जो आपको वर्ड देखने को मिलेंगे वो ऑफिशियल वर्ड्स मिलेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड मिलेंगे, या आइन के वर्ड मिलेंगे। ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कि एक तरह का फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं आपको उसमें यूज़ होते हैं, कीवर्ड्स, उसी की आपको उर्दू या फिर उसी की हिंदी या फिर उसी की इंग्लिश पूछी जा सकती है। यही होता है आपका, ट्रांसलेटर्स जो भी होते हैं उनको कीवर्ड्स याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। 3 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, संशोधन को उर्दू में क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन जैसे दिए गए हैं, 1 में दिया गया है आपका बनाना, 2 में तरमीम, और 3 में मुनज़्ज़म, और 4 में मुनासिब। ये आपके ऑप्शंस हैं और आपको बताना है संशोधन को उर्दू में क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो आप अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ संशोधन का जो सही ऑप्शन यहाँ पे है वो आपका तरमीम, यानी 2 इसका सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 3 में 2 जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, अमेंडमेंट। इसको इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलते हैं। तो आप इसे भी याद रखिए कि इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4। समुचित को उर्दू में क्या कहते हैं। समुचित को उर्दू में क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस 1 में ख़त्म, 2 में मुनासिब, और 3 में दरख्वास्त, 4 में बयान। मैं 5 सेकंड रुक रहा हूं, आप अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं। समुचित को उर्दू में क्या कहते हैं। What is the exact meaning of समुचित in Urdu language?
तो आपको बताना है कि समुचित को उर्दू में क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपका 1 में है ख़त, 2 में मुनासिब, 3 में दरख्वास्त, 4 में बयान। तो दोस्तों समुचित को उर्दू में कहते हैं मुनासिब। मुनासिब सूटेबल कह सकते हैं, इंग्लिश में इसके सूटेबल कह सकते हैं। फिर इसको आपका जो हिंदी में होता है वो आपका समुचित, और उर्दू में मुनासिब और इंग्लिश में सूटेबल। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5, रकबा को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों आप आखिर तक इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारे आइडियाज़ आपको क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है। और इसी पैटर्न पे इसी सीरीज़ को हम लेके आगे बढ़ेंगे ताकि आपको यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं। रकबा को हिंदी में क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस 1 में क्षेत्र है, 2 में सौंपना, 3 में सभा और 4 में आवेदन। तो बताना है आपको सवाल नंबर 5 में रकबा को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 5 का जो क्षेत्र है इसे रकबा कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं, इसको एरिया इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है विधानसभा को उर्दू में क्या कहते हैं। ये भी आपका कीवर्ड है जो कि एग्ज़ाम के पहलू से बहुत ही ख़ास है, इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये आपके लेटर्स में लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो इसका जो आपको समझना पड़ेगा कि इसको क्या कहते हैं, विधानसभा को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं असेंबली, 2 में मुक़न्नना और 3 में आदलिया और 4 में इंतज़ामिया। तो दोस्तों विधानसभा को उर्दू में क्या कहते हैं, वो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। विधानसभा को असेंबली बोलते हैं। क्या कहते हैं, विधानसभा को असेंबली बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसको असेंबली ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं। तो इस तरह से आपका तीनों ज़बान में इसको आप समझ लीजिए क्या बोलते हैं, किस ज़बान में क्या बोलते हैं किसको। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7 देखते हैं सरकारी काम को उर्दू में क्या कहा जाता है। सरकारी काम जो होता है उसको यहाँ पे हिंदी होना चाहिए। सरकारी काम को हिंदी में क्या कहा जाता है, यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिए क्योंकि ये उर्दू में पूछा जा रहा है। जो ऑप्शंस दिए गए हिंदी में तो ये जाहिर सी बात है कि आपका हिंदी ही रहेगा। यहाँ पे सरकारी काम को हिंदी में क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस 1 में समाज कार्य, 2 में लोक कार्य और 3 में सेवा कार्य, 4 में कोई नहीं। यानी 1, 2, 3, 4 में जो भी जिक्र किया गया है इसमें से कोई भी नहीं है। तो सवाल नंबर 7 का आपको बताना है कि सवाल नंबर 7 का जो पूछा जा रहा है सरकारी काम को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, लोक कार्य। लोक कार्य का मतलब सरकारी काम या सरकारी कार्य, तो इसको हिंदी में बोलते हैं लोक कार्य। तो ये 2 उसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आप उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं, उर्दू के ताल्लुक़ से वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दीजिए और आपको उसी के बगल में आपको एक बेल आइकॉन का बटन दिख रहा होगा घंटा, उसे भी दबा दीजिए ताकि जो भी उर्दू से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आप उर्दू के मामले में अप टू डेट रहें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहां के ज़रिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं और ज़रूरत की चीज़ें आपको वहां पे मुहैया करा दी जाएंगी। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। अधिनियम को उर्दू में क्या कहा जाता है। पूछा जा रहा अधिनियम को उर्दू में क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस 1 में ओहदा, 2 में हुकूमत और 3 में एक्ट और 4 में शिरकत। दोस्तों आपको अगर पता है तो आप अपना आंसर टिक कर लीजिए कि अधिनियम को उर्दू में क्या कहा जाता है। तो अब आप इसका ऑप्शन सुन सकते हैं। अधिनियम को उर्दू में एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्ट। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा और इसको अधिनियम को इंग्लिश में भी एक्ट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों,
एक्ट ही बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जिस तरह आपका असेंबली है, एक्ट है, तो ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि हिंदी में, उर्दू इंग्लिश में भी वैसे ही इस्तेमाल होते हैं और उर्दू में भी, तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। ये सवाल नंबर 9 आपका एक मुहावरा है। तो अभी हम एक तरह का ट्रांसलेशंस के वर्ड्स के देख रहे थे कि एक ज़बान को दूसरे ज़बान में जब हम तब्दील करते हैं तो उसके वो कौन सी शक्ल अख्तियार कर लेता है, या उसके मानी या उसके अल्फाज कैसे होते हैं। अभी हम उस पर बहस कर रहे थे। अब फिर उर्दू ही के हवाले से हम एक मुहावरा के बारे में सवाल कर रहे हैं और देख रहे हैं। वो है मुँह में पानी भर आना। मुहावरे का माना क्या है? मुँह में पानी भर आना। क्या दोस्तों? मुँह में पानी भर आना, इस मुहावरे का माना क्या है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस, 1 में है हैरान होना, 2 में अजीज़ होना, 3 में जी ललचाना और 4 में खुशामद करना। आपको सही ऑप्शन टिक करना है। और दोस्तों, मुहावरा के हवाले से मेरे प्रीवियस वीडियोस भी बहुत सारे हैं जिसमें मुहावरा को मैंने तफसील से, या बहुत सारे मुहावरे भी करा दिए हैं, जिसमें ग़ालिबन 50 से 60 वीडियोस हैं उर्दू के हवाले से। उन तमाम वीडियोस को देखिएगा। उर्दू के हवाले से आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो सस्पेंशंस क्लियर्स हो जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ के थ्रू आप सारे वीडियोज़ को देखिए। उसके बाद एग्ज़ाम में जाइए। उर्दू का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके हवाले से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को देखने के बाद आप जाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से हल हो जाएंगे। तो मुंह में पानी भर आना का जो सही मुहावरे का तर्जमा है वो आपका है जी ललचाना। क्या है दोस्तों? जी ललचाना। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखते हैं। मुसीबत की जमा क्या होगी? एक लफ्ज़ है मुसीबत। यहाँ कह सकते हैं कि ये सिंगुलर और प्लूरल से बात हो रही है। किससे बात हो रही है? सिंगुलर और प्लूरल। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूँ। सिंगुलर प्लूरल को हिंदी में बताइएगा कि इसे क्या कहते हैं, और फिर उर्दू में बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप सिंगुलर को हिंदी और उर्दू में क्या कहते हैं, प्लूरल को हिंदी और उर्दू में क्या कहते हैं। और कमेंट में आप इसका जवाब ज़रूर छोड़ के जाइएगा, ताकि ये पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, उसी के मुवाफिक वीडियोस बनाई जाएं। तो मुसीबत की जमा क्या होगी? आपके ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे मसब, ऑप्शन 1 में मसब, स्वाद में मुसीबात, और 2 में मुसीबात, 3 में मुसीबतों और 4 में मसाइब। क्या है दोस्तों? ये आपके सारे ऑप्शंस हैं। मुसीबत की जमा क्या होगी? तो ऑप्शन 4 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मुसीबत की जमा मसाइब। तो ऑप्शन 4 इसका एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में कहा जा रहा है हवा को उर्दू में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। यहाँ पे उर्दू नहीं, चूँकि हवा को हिंदी में, ऑप्शंस आपको दिए गए नीचे, तो जाहिर सी बात है आपको हिंदी ही के वर्ड पूछे जाएंगे। हवा को हिंदी में क्या कहते हैं, ये बताना है आपको कि हवा को हिंदी में क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस 1 में आयु, 2 में वायु और 3 में निष्ठा और 4 में संगम। तो हवा को उर्दू में क्या कहते हैं? अगर आपको पता हो तो आपके पास 5 सेकंड्स हैं, आप इसका जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप इसका जवाब सुन लीजिए। हवा को हिंदी में वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वायु कहते हैं। और इसको इंग्लिश में बहुत इजी है, इसको एयर कहते हैं। तो ये आप पे कुछ बातें हैं जिसे आप जहन नशीन कर लीजिए, ताकि जब यहाँ आप सुने रहेंगे और एग्ज़ाम हॉल में आप रहेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले, तो ये वीडियोस की जो बातें होती हैं ना, ये जहन में टैकल करता है। आप जो पढ़े रहते हैं उसे भूल जाते हैं, लेकिन ये जो आपको डिफ़ाइन करके बताया जाता है वो आपके जहन में बातें रहती हैं और वही आपको एग्ज़ाम्स हॉल में याद आती हैं। तो ध्यान से सुनिए। तो और कोई अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ जाइएगा, ताकि मैं उसका जवाब आपके संतुष्टि के लिए दे सकूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 12 देखते हैं। अनुच्छेद के हवाले से पूछा जा रहा है। अनुच्छेद को उर्दू में क्या कहा जाता है? क्या पूछा जा रहा है? अनुच्छेद को उर्दू में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस 1 में खर्च करना, 2 में दफ़ा
और 3 में भेदभाव, 4 में जमा करना। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का अगर आपको सही आंसर पता है तो आप टिक कर सकते हैं अपने जहन में, या अपने जो कॉपी वगैरह लेकर बैठे हैं तो वहाँ पे आप सीरियल नंबर वाइज आप अपने एक कह सकते हैं कि सेट, प्रैक्टिस सेट बैठा सकते हैं। तो अनुच्छेद को उर्दू में क्या कहते हैं? तो अनुच्छेद को उर्दू में दफ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दफ़ा कहते हैं। अब यहाँ पे आप दफ़ा इस माना में मत लीजिए कि बोलते हैं एक दफ़ा। मैं समझा दूँ, यहाँ जो डाउट आपको हो रहा होगा, एक दफ़ा बोला जाता है। उर्दू में एक जुमला इस्तेमाल होता है एक दफ़ा, वंस अपॉन अ टाइम कह सकते हैं कि एक दफ़ा, लेकिन ये आपका उर्दू वाला नहीं है, बल्कि एक दफ़ा एक तरह का ये टेक्निकल वर्ड है जिसको इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल, ARTICLE। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। और अब आर्टिकल में भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आर्टिकल जो आपका होता है वो आपका इंग्लिश ग्रामर में होता है, जिसको AN एंड द से दर्शाया जाता है, जाहिर किया जाता है। वो आपका ग्रामर पोर्शन से यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रामर पोर्शन से नहीं, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है आर्टिकल, जिसको उर्दू में दफ़ा बोलते हैं। 3 बातों को आप ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद को उर्दू में क्या बोलते हैं? दफ़ा बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल। तो आपको दफ़ा भी कंफ्यूज करेगा और आर्टिकल भी कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप जहन में रखिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अनुच्छेद के हवाले से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ज़बान के ताल्लुक़ से तो आप उसे आसानी से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है? इतलाक़ को उर्दू में क्या कहा जाता है? पूछा जा रहा है इतलाक़ को उर्दू में क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप कोई सा भी सवाल पढ़ें, मैं बार बार ये बताता हूँ कि अगर आप सवाल पढ़ रहे हैं तो सवाल को सही से पढ़िए। अगर क्वेश्चन को आप रीड कर रहे हैं तो क्वेश्चन को आप केयरफुली, इसलिए कि इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है, प्लीज़ रीड द एवरी वन ऑफ द क्वेश्चंस केयरफुली एंड देन आफ्टर गिव द आंसर। तो आपको सवाल को केयरफुली पढ़ने के लिए कहा जाता है कि सवाल को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे इतलाक़ को उर्दू में क्या कहा जाता है, तो आप जहन लगाइए यहाँ पे कि इतलाक़ है क्या चीज़, इसके मानी क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे इतलाक़ को तो आपका ऑप्शन मिल ही नहीं पाएगा, कोई नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज़रूरी है, अगर कॉन्फिडेंसली आप आंसर टिक करना चाहते हैं तो जिस लफ्ज़ के बारे में पूछा जा रहा है उस लफ्ज़ को आप समझिए। तो आपके ऑप्शंस जो हैं, इतलाक़ को उर्दू में क्या कहा जाता है उसके हवाले से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये आपका 1 में है आवेदन, और 2 में है लागू होना, 3 में है संगम, और 4 में है अनुमोदन। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो टिक कीजिए, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है, ये भी टेक्निकल वर्ड है, और एग्ज़ाम्स में उर्दू अनुवादक का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टेक्निकल वर्ड ही पूछा जाएगा। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, या फिर सदर जमहूरिया को क्या बोलते हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिसेस हम करा देंगे आपको। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो बोलिएगा कि नेक्स्ट सीरीज़ आपके लिए लाई जाए। तो इतलाक़ को उर्दू में क्या कहते हैं? लागू होना। तो ये ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लागू होना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इम्प्लीमेंट, IMPLEMENT। क्या बोलते हैं दोस्तों? अगर आप नोटबुक लिए हैं तो इन वर्ड्स को आप लिख लीजिए। एक तरफ आप लिख लीजिए इतलाक़, फिर उसकी हिंदी लिख लीजिए लागू होना, फिर उसकी इंग्लिश लिखिए इम्प्लीमेंट। अगर इन तीनों वर्ड्स को आप लिख के रखेंगे तो एक आपका वोकैबुलरी, आपके पास जो माना के ज़खायर अच्छे खासे हो जाएंगे, तो आपको ज़बान पे अबूर भी हासिल हो जाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में कह रहा है प्राधिकारी को उर्दू में क्या कहा जाता है? प्राधिकारी को उर्दू में क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस ए में हुकूमत, 1 में हुकूमत, और 2 में महकूम, 3 में हुकूमतें, 4 में हाकिम। प्राधिकारी को उर्दू में क्या कहा जाता है? आपको पता है तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसका आंसर सुनिए। तो प्राधिकारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 4 जो है ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी हाकिम। तो 14 का 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्राधिकारी को हाकिम कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस रहें,
एक तरह का सीरीज़ जो मैंने सोचा कि आपको बना के दे दूं, आपको आइडिया हो जाए। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कि जो अनुवादक के क्वेश्चंस आते हैं किस टाइप के आते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं। तो उन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक छोटा सा सीरीज़ बनाया सैंपल के तौर पे। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो बताइए, ताकि अगला सीरीज़ भी आपके लिए लाया जाए। उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ। सवाल नंबर 15 देखिएगा। सवाल नंबर 15 में कहा जा रहा है कि आईन को हिंदी में क्या कहते हैं। आईन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका आपको हिंदी बताना है। आपको इसका हिंदी बताना है। इसकी इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। आईन को अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी इंग्लिश आप सुन लिए और आपको बताना है CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी आपको हिंदी बतानी है। तो आप ज़रूर कमेंट में इसकी हिंदी बता के जाइएगा। तो आज इसी पे इक्तफ़ा करते हैं और फिर मिलेंगे नए सीरीज़ के साथ। इसी तरह उर्दू अनुवादक और बिहार स्टेट के हवाले से भी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसे भी मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके पैटर्न के अकॉर्डिंग बना रहा हूं। तो उन तमाम वीडियोज़ को देखिए और उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम के आप परीक्षार्थी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए लाइक करके जाइएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।